Hello everybody. Today we will be doing our question number 2825, which is make a string subsequence using cyclic increments. अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमारे पास दो स्ट्रिंग्स है, ठीक है। स्ट्रिंग नंबर 1 एंड स्ट्रिंग नंबर 2। अब हम हद से हद एक ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। अब अगर कोई भी स्ट्रिंग है उसमें इंक्रीमेंट कैसे होगा कि अगर मैंने उसका कोई एलिमेंट लिया, लेट से ए ले लिया, तो उसमें इंक्रीमेंट होके क्या आएगा, बी आएगा। अगर बी लिया तो सी आएगा। पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा अगर जेड लिया तो ए फिर से आएगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे दे रखी है कि ए बिकम्स बी, बी बिकम सी एंड सी बिकम जेड बिकम्स ए, ठीक है। ओके। अगर आपकी जो स्ट्रिंग 2 है उसके एलिमेंट स्ट्रिंग 1 में आ रहे होंगे ऑपरेशन करने पर या ऑपरेशन करने से पहले, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। पर अगर नहीं आ रहे होंगे तो फॉल्स। अभी मैं एग्जांपल्स लूंगी तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके। अब हमारे पास जी एक स्ट्रिंग थी ए बी सी एंड दूसरी स्ट्रिंग थी ए डी। आउटपुट हमारा ट्रू आया, कैसे? अब आप यहाँ देखो कि ए तो हमारे पास है दोनों स्ट्रिंग्स में, करेक्ट, पर हमारे पास डी नहीं है। तो कोई ऐसा एलिमेंट है क्या हमारी स्ट्रिंग में जिसको इंक्रीमेंट करने पे डी आ जाए? तो बी को इंक्रीमेंट करेंगे सी पर। अब हम देखेंगे कि एक से ज्यादा हम ऑपरेशन कर नहीं सकते, तो सी को इंक्रीमेंट करेंगे तब डी आ रहा है, तो इसलिए यहाँ ट्रू आया। इस क्वेश्चन में जेड एंड सी था एंड या ए और डी था। Z को इंक्रीमेंट किया तो A आ गया, तो ठीक है, A मैच कर सकता है। C को इंक्रीमेंट किया तो D आ गया, ठीक है। मतलब हर एलिमेंट पे सिर्फ एक ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। अब स्ट्रिंग 1 ए बी आया और स्ट्रिंग 2 डी आया, ठीक है। तो ए को इंक्रीमेंट करते तो बी, बी तो यहाँ है ही नहीं, एंड बी को करेंगे तो सी, सी भी यहाँ नहीं है, तो इसलिए फॉल्स है। अब हमको ये चीज़ याद रखनी है कि सारे एग्जाम्पल्स में अगर ये तभी वैलिड है, ठीक है, ट्रू है, जब स्ट्रिंग 2 की वैल्यू छोटी है स्ट्रिंग 1 से। अगर स्ट्रिंग 2 की वैल्यू बड़ी हो जाती है स्ट्रिंग 1 से तो हम डायरेक्टली ही रिटर्न कर देंगे फॉल्स को, ठीक है। तो थॉट प्रोसेस यही रहेगा कि हम पहले दोनों स्ट्रिंग की लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। लेंथ लेने के बाद हम ये देखेंगे और दो वेरिएबल ले लेते हैं, आई और जे ले लेंगे, ठीक है। चेक करेंगे कि आई की जो लेंथ है वो छोटी है पहली स्ट्रिंग की लेंथ से, जे की वैल्यू छोटी है दूसरी स्ट्रिंग की लेंथ से। तो उसके बाद कंडीशंस लगाएंगे कि क्या स्ट्रिंग 1 आई और जे इक्वल है या सबसीक्वेंस है। अगर नहीं, ठीक है, तो कोई और कंडीशन कि इंक्रीमेंट करके क्या सेम आ रहा है, ठीक है। अगर वो भी नहीं तो -25 करके। अब मैं -25 क्यों लूंगी? लेट से केस ले लो z है, तो z का अगला तो a है ना, जो कि उसे 25 अल्फाबेट्स पीछे है, इसलिए हम माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी टेस्ट केस चल सकता है उसके लिए। तो z वाले केस को इन्वॉल्व करने के लिए हमारे कोड में हम -25 का भी यूज़ करेंगे। अगर ये कंडीशंस फॉलो होती हैं तो हम j को इंक्रीमेंट करेंगे, अगर नहीं होती है तो i को इंक्रीमेंट करेंगे, और एट लास्ट हम क्या करेंगे, j को जो भी हमारा n था यानी हमारी स्ट्रिंग 2 थी उसके इक्वल रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। ये हमारी अप्रोच रहेगी। अब एक बार इसको कोड भी करके देख लेते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले रहे हैं, लेट से m ले लिया, ठीक है, एंड स्ट्रिंग 1 की हमने लेंथ मेजर कर ली, ठीक है। टू मेजर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 1, ठीक है। इसके बाद हम एक और वेरिएबल लेंगे, लेट से n ले लिया, ठीक है। स्ट्रिंग 2 डॉट लेंथ लेंथ again to measure the length of string 2, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे if आपका जो n है, राइट, वो वेट
वो बड़ा तो नहीं है m से, क्योंकि अगर होता है ऐसा तो हम तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स, राइट। अगर ऐसा नहीं है देन इन दैट केस हम दो वेरिएबल्स और लेंगे। पहले तो एक वेरिएबल लेंगे i, इनिशियलाइज कर लेंगे 0 से, एक और वेरिएबल लेंगे j, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो i है क्या वो स्मॉलर देन है m से, साथ ही j स्मॉलर देन n। अगर ऐसा है तो हम अब अपनी कंडीशंस लिखेंगे कि string 1 of i is equal to string 2 of j। If this is true, else if this is not true, then we have to write another condition in which string of I plus 1 equal to string of 2 of j, else string of 1 of I minus 25 equal to string of 2 of j if any of the condition is true, we have to increment j. If not, then in that case we have to increment I. And at last what we have to do is to return j equal to n. Hope we will be able to pass all the test cases. Okay, again let me tell you, for this code, particularly for this code, our time complexity would be 0 of m plus n, right? Yeah. And if you are talking about the space complexity of this particular code, then it would be 0 of n, right? Okay. Okay, so that's about it. If you have any doubts regarding this question, regarding the approach, you can leave a comment. I will try to reply you as far as possible. And please subscribe to our channel and like this video. Thank you so much.